Dear student, I am Professor Harsh Patidar, Department of Mechanical Engineering, Sistrict College, Bhopal. Today we are going to discuss the basics of compressor and turbine. This comes under your technical training session. So before we start our session about compressor, हम ये समझ लें कि हमें कंप्रेसर क्यों यूज़ करना पड़ता है। उसके लिए मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि वाई वी यूज़ कंप्रेस्ड एयर और वेपर। सो कंप्रेशन ऑफ एयर एंड वेपर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंजीनियरिंग फील्ड। इट इज़ ईजी टू ट्रांसमिट। कंप्रेसर अब हम यूज़ कर रहे हैं टू कंप्रेस द एयर, ठीक है, ताकि ये जो कंप्रेस्ड एयर है इसकी जहाँ पर एप्लीकेशन है जैसे गैरेजेस, माइनिंग, केमिकल इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट, गैस टर्बाइन्स एक्सेट्रा, तो हम वहाँ पर ये कंप्रेस्ड एयर यूज़ कर सकें। कंप्रेस्ड का मतलब मैं सिंपली भाषा में समझूँ तो मुझे उसका मतलब समझ में आता है कि कुछ वॉल्यूम अगर एयर का प्रेजेंट है, उस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट पे मैंने जितनी भी गैस और एयर है उसको कम वॉल्यूम में लेकर आ गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल वॉल्यूम V1, अगर V1 वॉल्यूम में कुछ गैस है तो मैंने V1/2 मतलब आधे वॉल्यूम में जितना भी एयर को कंप्रेस कर लिया है। नाउ दैट कंप्रेस्ड एयर, अब उसके साथ होता क्या है वो हम आगे देखेंगे कि उसको कंप्रेशन के बाद उसमें क्या जनरेट हो जाता है और हम उसे कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो हम उससे पहले कंप्रेसर थोड़ा सा समझ लें, फिर हम इस पर आते हैं। तो द मेन पैरामीटर कैरेक्टराइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्रेसर आर फ्री एयर और गैस डिलीवरी इन क्यूबिक मीटर पर मीटर। कंप्रेशन रेशो से समझ गया। मैं इनिशियल के कंपेयर में फाइनल कंप्रेशन रेशो, जो फाइनल वॉल्यूम है, यहाँ से मैं कंप्रेशन रेशो निकाल सकता हूँ। जब भी कोई रेशो होता है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल हम काम करते हैं, तो मुझे क्यूबिक मीटर पर मिनट के हिसाब से मैं कितना कंप्रेस्ड एयर डिलीवर कर सकता हूँ, उसके हिसाब से मुझको कैरेक्टराइजिंग पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक जनरल क्लासिफिकेशन दिया है, जैसे कि मशीन हैविंग कंप्रेशन रेशो अप टू 1.15 आर कॉल्ड फैंस। तो जो फैन है ये भी एक तरीके का कंप्रेसर है। कंप्रेसर बोल रहा हूँ तो इसका कंप्रेशन रेशो अप टू कितना होगा 1.1, और इससे ज़्यादा अगर कंप्रेशन रेशो है तो मैं उसको कंप्रेसर बोल रहा हूँ। अगर 1.15 से तक मैं लेकर जा रहा हूँ तो उसको मैं फैंस बोलूँगा, उसके आगे जाओगे तो कंप्रेसर। अगर कंप्रेसर वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड है, कंप्रेसर क्या होता है, वाटर कूल्ड या एयर कूल्ड, क्योंकि किसी भी चीज़ को मैं कंप्रेस कर रहा हूँ वहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, मुझे वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र को रोकना ही पड़ेगा। उसके लिए मैं उसके कूलिंग सिस्टम अरेंज करता हूँ। तो कंप्रेसर्स कूलिंग सिस्टम के साथ होते हैं, ईदर वाटर कूल्ड होते हैं या एयर कूल्ड होते हैं, और उनका कंप्रेशन रेशो अबव 1.15 होता है। नाउ ब्लोअर्स are the machines with compression ratio above 1.15 but without cooling। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आ गया कि कंप्रेशन रेशो 1.15 तक है तो मैं उन्हें फैंस बोलूँगा। अगर 1.15 से ज़्यादा है तो मैं उसकी कैटेगरी डिफाइन करता हूँ, या तो ब्लोअर बोलूँगा या कंप्रेसर बोलूँगा। कंप्रेसर बोल रहा हूँ यानी इट मस्ट बी वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड। ब्लोअर देयर इज नो कूलिंग सिस्टम। बेसिक क्लासिफिकेशन बहुत सिंपली फॉर्म में मैंने क्लासीफाई किया है। इट इज़ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और डायनामिक टाइप। इन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट इट इज़ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इन और रोटरी। डायनामिक में मैंने एक्सियल और सेंट्रीफ्यूगल। आगे देखते हैं क्या होता है। नाउ एयर कंप्रेसर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। एयर कंप्रेसर में मुझे एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड होता है टू कंप्रेस द एयर, ठीक है। नाउ एज पर थर्मोडाइनमिक सेकेंड लॉ, किसी भी मशीन में अगर मुझे वर्क प्रोड्यूस करना है, जैसे कि हीट इंजन के केस में, तो मुझे दो रिजर्वायर चाहिए।
एक रिजर्वायर से मैं हीट ले सकता हूँ, दूसरे रिजर्वायर में हीट दे सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मुझे समझ में आया, दिस इज सोर्स से हीट एब्जॉर्ब किया, दिस इज प्राइम मूवर ने इस एब्जॉर्ब्ड हीट को वर्क में कन्वर्ट किया, बची हुई हीट रिजेक्ट की सिंक में। ठीक है, तो ये प्राइम मूवर हो गया। इट मे बी अ मोटर एज वेल, इट मे बी अ हीट इंजन एज वेल। तो ये प्राइम मूवर हो गया जो कंप्रेसर को रन करने के लिए जाता है। तो कंप्रेसर में मुझे एक्सटर्नल वर्क देना होगा, ये याद रखिए। ठीक है, एक्सटर्नल वर्क मैंने दिया, पावर कंज्यूमिंग हो गया है, पावर कंज्यूमिंग एलिमेंट है, तो पावर कंज्यूमिंग एलिमेंट से मिलकर पावर कंज्यूमिंग साइकिल बना। पावर कंज्यूमिंग साइकिल आर एंटी क्लॉकवाइज इन नेचर। दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस जो आपके इंटरव्यू में या किसी छोटे मोटे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कि अगर साइकिल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन है किसी भी साइकिल में, जैसे ऑटो साइकिल में, तो हम इसको बोलेंगे पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पावर कंज्यूमिंग साइकिल, जैसे कि रेफ्रिजरेटर साइकिल। तो कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन साइकिल का ही एक यूनिट है जहाँ पर हम इनपुट दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्क, और उसके लिए एक प्राइम मूवर है, मे बी इट इज मोटर। अब कंप्रेसर में क्या हुआ कि लो प्रेशर एयर आया एंड इट कन्वर्ट्स इनटू हाई प्रेशर एयर। बहुत अच्छी बात है। अब मेरे को छोटी सी चीज़ क्लियर हुई है कि जैसे ही मैंने किसी भी पर्टिकुलर वॉल्यूम में कोई एयर है उसे कंप्रेस करना शुरू किया तो उसका प्रेशर राइज होगा, साथ ही साथ टेम्परेचर भी राइज होगा। अगर टेम्परेचर राइज है तो मुझे वहाँ पर कूलिंग सिस्टम देना होगा, दैट इज हीट टू रेडिएशन एंड कूलिंग। ठीक है, ईदर वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड। तो लो प्रेशर गया, हाई प्रेशर मुझे मिल गया। दिस इज द बेसिक लेआउट ऑफ कंप्रेसर। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंप्रेसर, तो कभी कभी ये पूछ लेते हैं आपसे। तो एयर कंप्रेसर में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज एज पर द डिजाइन एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। इट इज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एंड रोटरी कंप्रेसर्स। तो रेसिप्रोकेटिंग मतलब वहाँ पर कोई ना कोई कंपोनेंट रेसिप्रोकेटिंग कंपोनेंट होगा। अगर रेसिप्रोकेटिंग कंपोनेंट है यानी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होगा। रोटरी यानी कुछ ना कोई कंपोनेंट होगा जो रोटरी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, दैट इज रोटेशन, रोटरी कंप्रेसर। नंबर ऑफ स्टेजेस, तो सिंगल स्टेज हो सकता है, मल्टी स्टेज हो सकता है। सिंगल स्टेज में सिंगल सिलेंडर में कंप्रेशन होगा, मल्टी सिलेंडर में मोर देन वन सिलेंडर वहाँ पर यूज होगा। अब एक क्लासिफिकेशन प्रेशर लिमिट पे भी हो सकता है, जैसे कि लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर एंड हाई प्रेशर कंप्रेशर। तो जो लो प्रेशर कंप्रेशर है वहाँ पर द डिलीवरी प्रेशर इज 10 बार, इज लेस देन 10 बार। मतलब मेरे को 10 बार से कम तक अगर डिलीवरी प्रेशर ले रहा है देन इट कम्स अंडर लो प्रेशर कंप्रेशर। मीडियम प्रेशर इट इज 10 to 80 बार एंड हाई प्रेशर इट इज 80 to 100 बार अबव दैट। ठीक है, तो लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर, हाई प्रेशर, तो 10 बार से कम लो प्रेशर हो गया, मीडियम प्रेशर हो गया 10 से 80 एंड 80 से अबव इज हाई प्रेशर। अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, तो लो कैपेसिटी, मीडियम कैपेसिटी, हाई कैपेसिटी। अब देखो ये कैपेसिटी किस टर्म में, प्रेशर तो मेरे को बार में मिल गया, किस कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ एयर, वॉल्यूमेट्रिक, पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये लो कैपेसिटी कंप्रेसर्स आर डिलीवरी अप टू 0.15 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यहाँ पर सेकेंड की बात कर रहे हैं कंप्रेस्ड एयर। अगर 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड की बात करें तो इट इज मीडियम। हाई कैपेसिटी कंप्रेसर की बात करें तो इट इज अबव 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो लो 0.15 तक, मीडियम 5 मीटर पर क्यूब तक एंड हाई 5। मेथड ऑफ कूलिंग ये अभी हमने देख ही चुके हैं, एयर कूल्ड कंप्रेसर एंड वाटर कूल्ड कंप्रेसर। तो कूलिंग मीडियम एयर होती है या वाटर होती है। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इंस्टॉलेशन, ये तो हम ये कुछ ऐसे बेसिक क्लासिफिकेशन है कि हम अपने हिसाब से भी एक दो कर सकते, जैसे पोर्टेबल हो गया, सेमी फिक्स्ड हो गया, फिक्स्ड कंप्रेसर। एप्लीकेशन, तो रॉक ड्रिल कंप्रेसर, ड्रिलिंग रॉक्स के लिए यूज होता है। क्यूरी कंप्रेसर्स, क्यूरीज के लिए यूज होता है। सैंड ब्लास्टिंग कंप्रेसर फॉर क्लीनिंग ऑफ कास्ट आयरन। स्प्रे पेंटिंग कंप्रेसर फॉर स्प्रे पेंटिंग।
According to the number of air cylinders, simplex contain 1 cylinder only, duplex contain 2 cylinder, and triplex it is 3 cylinder compressor. Now single stage reciprocating compressor. तो single stage reciprocating compressor it is like piston cylinder arrangement. हमने थ्योरी ऑफ मशीन में मैकेनिज्म देखा था, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म. वहाँ पर हमने एक चीज़ समझी थी कि अगर मैं इनपुट पिस्टन साइड पे दे रहा हूँ और क्रैंक साइड पे आउटपुट ले रहा हूँ, अगर मैं इनपुट पिस्टन साइड पे दे रहा हूँ, आउटपुट क्रैंक साइड पे दे रहा हूँ, तो ये आपका इंजन हो गया जो आप 2 और 4 व्हील ड्राइव के लिए यूज करते हैं. अगर मैं क्रैंक को इनपुट देके पिस्टन पे आउटपुट ले रहा हूं, देन इट इज कंप्रेसर. तो एंटी क्लॉकवाइज हो गई साइकिल, पावर कंज्यूमिंग साइकिल हो गई. अब आप क्रैंक को आप इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट कहां पर निकाल रहे हैं, कनेक्टेड. तो दिस इज द डायग्राम फॉर सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म. आप देख चुके हैं. इसमें क्लियरेंस वॉल्यूम हमने यूज नहीं किया है, दैट इज 1 से 2 कंप्रेशन हो गया. उसके बाद क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं होता है. अभी अपन देखते हैं कि क्लियरेंस वॉल्यूम के साथ ये क्या होता है. इसमें जो एक्चुअल वर्क और पॉलीट्रॉपिक वर्क इन कंप्रेशन है, दैट इज n P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन में n माइनस 1. ये कभी कभी पूछ लेते हैं आपसे. तो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स n हो गया. मैं एडियाबैटिक नहीं मान रहा हूँ, एक्चुअल साइकिल मान रहा हूँ. वहाँ पर एडियाबैटिक इंडेक्स गामा नहीं लिया, दैट इज 1.4. प्रेशर एट इनलेट ऑफ द कंप्रेसर, प्रेशर एट आउटलेट एट द कंप्रेसर, P1 P2 हो गया. V1 एयर एट इनलेट, एयर वॉल्यूम एट इनलेट और एयर वॉल्यूम एट. बाद में जब हम इसको ड्राइव करते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जैसे P1 V1 कॉमन निकाला तो n अपॉन में n माइनस 1 P1 V1 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस P2 अपॉन में P1 n माइनस 1 अपॉन में n. ये इक्वेशन हम फ्रिक्वेंटली यूज करते फॉर कंप्रेशन. हमेशा निगेटिव आएगी क्योंकि आप क्या कर रहे हो, वर्क दे रहे हो. वर्क गिवन टू द सिस्टम इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव, वर्क गिवन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव. ठीक है. दिस इज द क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट योर क्लियरेंस वॉल्यूम. कि जब आप वर्क की इक्वेशन विद क्लियरेंस वॉल्यूम लेके चल रहे हो, ठीक है. तो हियर 1 से 2 एंड 3 to 4 दैट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. PV की पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट. दिस इज स्वेप्ट वॉल्यूम. ये इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम में इसको मान रहा हूँ. दिस इज क्लियरेंस वॉल्यूम. तो द फॉर्मूला विल बी सेम होगा. इसमें V1 माइनस V4 आ जाएगा. तो n अपॉन में n माइनस 1 P1 P2 बाई P1 की पावर n माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1 P1 माइनस 1. तो दिस फॉर्मूला समटाइम्स डायरेक्ट आपसे पूछ लेते हैं जब क्लियरेंस फॉर्मूला की बात. नाउ वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी इसमें होता है, दैट इज इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम अपॉन में स्वेप्ट वॉल्यूम. और एक और डेफिनेशन होती है, तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी ऑफ अ कंप्रेसर इज द रेशियो ऑफ फ्री एयर डिलीवरी टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंप्रेसर, और इट इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम. दैट इज NV इक्वल्स टू V1 माइनस V4 अपॉन में V1 माइनस V3. ये देखिए V1 माइनस V4 अपॉन में V1 माइनस V3 दैट इज वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी. इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम इतना बिहेव कर रहा है, टोटल स्वेप्ट वॉल्यूम V1 माइनस V3 है. बाद में जब हम इसको ड्राइव करते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी 1 प्लस K माइनस K अपॉन में P2 बाय P1 1 बाय n. K इज कांस्टेंट. इंडेक्स के फॉर्म में भी लेते हैं. अब अपन इतना डीप में नहीं जा रहे हैं. जो क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यू में वो ये क्वेश्चन है, इसलिए हमने ये सब किया है कि वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी इज डिक्रीज्ड बाय, तो इज डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द डिलीवरी प्रेशर. यहाँ पर देखें डिलीवरी प्रेशर इंक्रीज करने पे डिक्रीजिंग द सक्शन प्रेशर, सक्शन प्रेशर को डिक्रीज करेंगे. इंक्रीजिंग द क्लियरेंस वॉल्यूम, अगर मैं क्लियरेंस वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा, और वेरी हाई स्पीड. तो ये 4 रीजन से वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी डिक्रीज करने के, कि अगर मैं डिलीवरी प्रेशर को इंक्रीज कर दूं या सक्शन प्रेशर को डिक्रीज कर दूं. दिस इज द फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. ये वाला एक नोट है दैट जनरली द क्लियरेंस वॉल्यूम इज लेस देन और इक्वल टू 5% ऑफ द स्वेप्ट वॉल्यूम, इट इज कंसीडर्ड एज बेस्ट कंप्रेसर. तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर बेस्ट कंप्रेसर? सो क्लियरेंस वॉल्यूम मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 5% of swept volume. This is one of the most asking question in interview as well as in competition exam.
Now these three are the efficiencies related with compressor. Isothermal efficiency, isothermal efficiency. अब देखो जहाँ पर भी isothermal, isentropic इस टाइप के वर्ड आते हैं, मतलब आइडियल से आप कनेक्ट कर देते हैं. तो isothermal efficiency is isothermal work input to actual work output. ठीक है. Now adiabatic efficiency is defined as the adiabatic work input to actual work input. ठीक है. I think this is the misprint here. तो adiabatic work input, मैं नोट्स में इसको करेक्ट कर दूंगा. adiabatic work input to actual work input सेम उसमें आपका रेशियो होता है. This is also defined as the ratio of isothermal work input to actual work input. Here is also input. It is misprinting. So in notes it will be clear. ठीक है. And mechanical efficiency, indicated power of compression to power input. Three efficiencies are there. Indicated power is Planck by 60. हमने पढ़ा था IC इंजन में. PA mean effective pressure, LANK by 60. So these type of question are also asked. Now multi-stage compression, that is a single stage compression. Here we are going for multi-stage compression. Multi-stage compression में जो basic चीज़ है वो है कि जब आपका लो प्रेशर सिलेंडर है, उसके बाद इंटरकूलर, देन इंटरमीडिएट प्रेशर सिलेंडर, उसके बाद फिर इंटरकूलर, देन हाई प्रेशर सिलेंडर. तो लो प्रेशर सिलेंडर में सबसे पहले एयर इनटेक हुआ, उसका कंप्रेशन बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ गया, फिर उसको इंटरकूलर में किया, देन अगेन उसको इंटरमीडिएट प्रेशर सिलेंडर में ले गए, फिर उसे कंप्रेस किया, फिर इंटरकूलर यूज़ किया, देन हाई प्रेशर सिलेंडर में उसको रिलीज कर दिया. तो दिस इज द डायग्राम ऑफ PV डायग्राम ऑफ मल्टी सिलेंडर इंजन. Here the process is from 1, 2, 3, 4, 5, 6, this point is 7, 8 and 9. देख लेते हैं. This is intake pressure, point 1 पे मैंने intake pressure लिया. This is intermediate pressure, point 4 and this is delivery pressure, point 5. ठीक है. Now 8156, this is 8156. It is single stage compressor. 8156 इज सिंगल स्टेज कंप्रेसर, हमने पहले भी देखा था. नाउ 8147 प्लस 7 4 5 6, दिस इज टू स्टेज विदाउट इंटरकूलिंग. अगर कोई भी इंटरकूलिंग यूज नहीं कर रहे हो तो देन थर्ड वन इज 8147. देखो 8147 प्लस 7236 जब मैं इंटरकूलिंग यूज कर रहा हूं. तो दिस इज द साइकिल कि जब मैं कैसे सिंगल स्टेज कंप्रेशन, कैसे टू स्टेज विदाउट इंटरकूलिंग और टू स्टेज विद परफेक्ट इंटरकूलिंग. अभी परफेक्ट इंटरकूलिंग क्या चीज़ है? मीन्स दैट आफ्टर द इनिशियल कंप्रेशन इन द लो प्रेशर सिलेंडर द टेम्परेचर ऑफ एयर विल इंक्रीज, आफ्टर दैट पासिंग थ्रू द इंटरकूलर. अब जैसे ही फर्स्ट सिलेंडर में गए उसका टेम्परेचर बढ़ा, उसको इंटरकूलर में लाकर फिर इनिशियल टेम्परेचर तक कूल करते हैं हम. दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटरकूलर. Now, कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी और मिनिमम वर्क इनपुट. अगर कंप्रेसर की बात कर रहा हूँ तो वर्क दे रहा हूँ, ठीक है. अगर मैं किसी पावर डेवलप्ड साइकिल जैसे इंजन की बात करूँ या टरबाइन की बात करूँ, ये पावर प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स है. तो इस केस में मैं बात करूँगा कंडीशन ऑफ मैक्सिमम वर्क आउटपुट, क्योंकि वही चाहिए. बट यहाँ पर मैं वर्क दे रहा हूँ तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी और मिनिमम वर्क इनपुट, ये क्या कंडीशन है? दिस इज गिवन बाय दिस फार्मूला n अपॉन में n माइनस 1 P1 V1 P2 अपॉन में P1 n माइनस 1 प्लस P3 अपॉन में P2 n माइनस 1 माइनस 2. ये ड्राइव करके आता है विथ परफेक्ट इंटरकूलिंग. अब देखो ये वाली कंडीशन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है. For maximum efficiency, the intermediate pressure is the geometric mean of the initial and final pressure.
For the maximum efficiency, the intermediate pressure is the geometric mean of the initial and final pressure. ये है maximum efficiency की condition, जो intermediate pressure will be geometric mean of P1 and P3, और यही minimum work input की है, ठीक है। अब देखो ये वाली जो 3 पॉइंट्स है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे पूछेंगे। फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। द एयर इज कूल्ड टू इनिशियल टेम्परेचर बिटवीन द स्टेजेस, जिसको मैं परफेक्ट कूलिंग बोल रहा हूँ। मतलब मैं जब भी उसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, कंप्रेस किया, टेम्परेचर बढ़ा, फिर उसको इनिशियल टेम्परेचर पे लेकर आया, फिर कंप्रेस किया, यहाँ पर मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। इन ईच स्टेज प्रेशर रेशियो सेम होना चाहिए, वर्क इनपुट फॉर ईच स्टेज इज सेम, ठीक है। दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी। नाउ हम आगे बढ़े रोटरी कंप्रेसर। तो रोटरी कंप्रेसर में एक रोटर होता है जिसकी हेल्प से हम कंप्रेशन प्रोसेस करते हैं। तो इसमें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप एंड नॉन पॉजिटिव, जिसको मैं डायनामिक कंप्रेसर्स बोलता हूँ, ठीक है। इन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर द एयर इज ट्रैप्ड इन बिटवीन 2 सेट्स ऑफ इंगेजिंग सरफेसेस, 2 सेट ऑफ इंगेजिंग सरफेसेस, अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसमें एग्जांपल्स हो गया रूट ब्लोअर, वेन ब्लोअर और स्क्रू कंप्रेसर। नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में क्या हो गया मेरा, देयर इज अ कंटिन्यूअस स्टेडी फ्लो ऑफ एयर, जैसे सेंट्रीफ्यूगल और एयर फ्लो कंप्रेसर होते हैं, ये ओपन सिस्टम में आ जाता है। नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ओपन सिस्टम में, जहाँ पर कंटिन्यूअस फ्लो, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की एप्लीकेशन आती है, अभी हम देखेंगे इसको। रूट ब्लोअर, ये 2 नॉब्स होती हैं, 1 और 2, एक को मैं इनपुट जहाँ से वर्क मिल रहा है उससे कनेक्ट कर देता हूँ, दूसरे को मैं आउटपुट से कनेक्ट कर देता हूँ। तो व्हेन द रोटर इज ड्रिवन बाय द गियर, जैसे कि मान लो कि जो मैकेनिज्म जिससे आप पावर इनपुट दे रहे हो वो गियर है, एयर इज ट्रैप्ड बिटवीन द लोब्स, इन दोनों के बीच में ट्रैप हो जाती है। द ट्रैप्ड एयर मूव्स अलोंग द केसिंग एंड डिस्चार्ज इनटू द रिसीवर, यहाँ से फिर हम डिस्चार्ज कर देते हैं। नाउ वेन ब्लोअर में क्या होता है, व्हेन द रोटर इज रोटेटेड बाय द प्राइम मूवर, एयर इज entrapped बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव वेन्स। ये देखो यहाँ पर ये जो वेन्स है इन दोनों के बीच में ट्रैप हो जाती है। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में 2 एलिमेंट्स के बीच में एयर ट्रैप हो जाती है। इसके एडवांटेजेस वेन ब्लोअर के, वेरी सिंपल एंड कॉम्पैक्ट, हाई इफिशियंसी, हाई स्पीड्स आर पॉसिबल। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, अब यहाँ पर कंटिन्यूअस फ्लो है एयर का, तो दैट सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, इसमें ये वाला जो पोर्शन है दिस इज द रोटर, ये डिस्चार्ज स्क्रॉल बोलते हैं, इम्पेलर भी बोलते हैं इसको। दिस इज केसिंग, दिस इज डिफ्यूजर पैसेज, रेडियल वेन्स, ये हो गई आपकी रेडियल वेन्स, दिस इज यहाँ से एयर फ्लो हो रहा है, यहाँ से एयर फ्लो हो रहा है। जैसे ही इनलेट पे यहाँ पर आया, इम्पेलर रोटेट कर रहा है और बाहर की तरफ ये कंप्रेस्ड एयर डिलीवरी, कंप्रेस्ड एयर डिलीवरी। इनपुट कहाँ से, यहाँ से है, ठीक है। तो डिस्चार्ज स्क्रोल ये हो गया, केसिंग, डिफ्यूजर, पैसेज। तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में कंटिन्यूअस आपकी एयर फ्लो हो रही है। इससे समझने की कोशिश करते हैं प्रेशर और वेलोसिटी में क्या फ़र्क हो रहा है। वेलोसिटी इंक्रीज इन इम्पेलर, जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज हुआ V1 से V2 तक, तो ये प्रेशर राइज इन इम्पेलर कहाँ से कहाँ, P1 से P2 हो गया। देखो पहले इनिशियली में जैसे ही इम्पेलर की वेलोसिटी इंक्रीज हुई, प्रेशर इंक्रीज हो गया, दोनों एक ही तरीके से बढ़े। बट जब वेलोसिटी डिफ्यूज़र में डिक्रीज हो रही है, क्योंकि डिफ्यूज़र का शेप ऐसा बनाएंगे कि वेलोसिटी डिक्रीज हो, प्रेशर इंक्रीज हो, तो डिफ्यूज़र में भी प्रेशर राइज हो गया। तो 2 तरीके से प्रेशर राइज हो गया, पहले तो इम्पेलर में वेलोसिटी बढ़ी, प्रेशर बढ़ गया, फिर जब डिफ्यूज़र में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज दी वर्किंग, इम्पेलर पर आएगा वही सब कुछ है। इम्पेलर पे मीन रेडियस पे आता है विद लो वेलोसिटी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1, फिर इम्पेलर की वेलोसिटी बढ़ती है, प्रेशर P2 तक पहुंच जाता है, फिर डिफ्यूज़र में वेलोसिटी डिक्रीज होती है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। नाउ वेलोसिटी ट्राइंगल डायग्राम फ्रिक्वेंटली इंटरव्यूज में तो नहीं पूछेंगे, बट ये पता होना चाहिए कि जो इनलेट वेलोसिटी ट्राइंगल है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का, वो रेडियल बनता है। तो जो इनपुट है दैट मस्ट बी रेडियल। ये अपने नॉमेनक्लेचर्स हैं, तो अल्फा, थीटा, बीटा एंड फाई।
तो थीटा, ये दिस इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट इनलेट अल्फा 90 डिग्री पर, एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट आउटलेट v2, relative velocity at inlet and outlet vr1 and vr2, vw1 that is velocity of bulb, this is the component which is responsible or related to work or power. ठीक है, तो these are the basic nomenclatures, it is the basic velocity triangle diagram. पता होना चाहिए कि इनपुट रेडियल होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का, पूछ सकते हैं। एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में यहाँ से एयर फ्लो हो रही है, एयर इन हो रहा है, यहाँ पर रोटेटिंग ड्रम है, थ्रू आउट इसके कांटेक्ट में होता है। ये देखिए, दिस इज मूविंग ब्लेड्स रोटर के साथ है, दिस इज इनलेट गाइड वेन्स, फिक्स्ड है ये इस वाले कॉइल से, तो ये डिलीवरी वेन्स है, यहाँ पर ड्राइव शाफ्ट है, यहाँ से एयर बाहर हो रही, कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में। इसका वेलोसिटी ट्रायंगल, इसका इनलेट एंड आउटलेट नहीं होता है रेडियल, ये ध्यान रखना है मुझे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कंप्रेसर, बहुत छोटा पोर्शन है जहां पर आपको एफिशिएंसी और वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा स्टीम टरबाइन के बारे में देख लेते हैं। हमें पता है कि जो मैक्सिमम पावर जनरेशन है इन इंडिया, इट इज़ ड्यू टू स्टीम टरबाइंस। स्टीम टरबाइन यानी स्टीम पावर प्लांट में जो यूज़ होता है, उसमें एक बहुत बेसिक साइकिल होता है। बॉयलर में स्टीम को गर्म किया, टरबाइन लगा हुआ है, टरबाइन पे स्ट्राइक किया, टरबाइन से वर्क आउटपुट हुआ, बची हुई स्टीम को कंडेंसर में भेज दिया, अगेन विद द हेल्प ऑफ पंप हमने उसको वापस बॉयलर में भेज दिया। तो स्टीम टरबाइन के बारे में थोड़ा समझे, बाकी क्या हाइड्रोलिक टरबाइन भी है इसमें। क्लासिफिकेशन बहुत ही बेसिक क्लासिफिकेशन होता है, इम्पल्स एंड रिएक्शन, और यही मेन होता है, बाकी क्लासिफिकेशंस अलग होते हैं, इम्पल्स एंड रिएक्शन। और हम क्या यूज़ करते हैं, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन, दोनों में। रिएक्शन टरबाइन तो यूज़ होते ही नहीं है, या तो इम्पल्स टरबाइन होते थे, आजकल इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन होता है। ये देखते हैं इम्पल्स टरबाइन में क्या है। तो दिस इज ऑल टरबाइन, यहाँ पर बॉयलर के आउटलेट पे नोजल की हेल्प से हम हाई वेलोसिटी स्टीम स्ट्राइक करवाते हैं, रोटेट करना शुरू हो जाता है। दीज आर द ब्लेड्स, ये देखिए इसमें यहाँ से नोजल से स्ट्राइक किया। अब हम नोजल से जो स्ट्राइक करवाते हैं स्टीम टरबाइन में, वो एंगल हम 15 डिग्री के लगभग, 10 to 15 डिग्री के लगभग रखते हैं, क्योंकि वहाँ से हम जब आगे ड्राइव करेंगे तो मैक्सिमम वर्क आउटपुट हमें वहीं से मिलता है। तो दीज आर द ब्लेड्स, इसको इंक्लाइंड करते हैं 10 to 15 डिग्रीज और 18 डिग्री समटाइम्स ब्लेड है। दिस इज डिस्क। नाउ दिस इज ऑल अबाउट व्हाट हैपनिंग इन दैट। बॉयलर में मैंने बहुत ज़्यादा हीट अप कर लिया पानी को, दैट कन्वर्ट्स इनटू स्टीम, और हाई टेम्परेचर स्टीम मैंने जनरेट किया। दैट हाई टेम्परेचर स्टीम के पास एंथैल्पी है, उस एंथैल्पी को मैं जैसे ही रन करवाऊंगा अपने नोजल के थ्रू, तो दैट एंथैल्पी कन्वर्ट्स इनटू वेलोसिटी। तो जो नोजल में क्या हो रहा है कि जो उसके पास एनर्जी थी एंथैल्पी के फॉर्म में, अब वो वेलोसिटी के फॉर्म में हो गई। अब जैसे ही वेलोसिटी के फॉर्म में हुआ तो वेलोसिटी, अब वेलोसिटी इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी है। स्टीम काइनेटिक एनर्जी से स्ट्राइक करेगी ब्लेड्स को, अपनी पूरी की पूरी एनर्जी उन ब्लेड्स को दे देगी, एंड नाउ ब्लेड्स रोटेट करने लगेगी। मैं बार बार ब्लेड्स यूज कर रहा हूँ, इट मीन्स पूरा का पूरा रोटर है। तो मैंने क्या किया, नोजल में क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ स्टीम एंटरिंग द स्टीम जो एंटर किया, अब जैसे ही नोजल में वेलोसिटी डिक्रीज हो गया है, ठीक है, प्रेशर भी रिड्यूस हो गया। अब क्योंकि एंथैल्पी ड्रॉप हुआ, प्रेशर ड्रॉप हुआ, उसी के रिस्पेक्ट में मैंने वेलोसिटी इंक्रीज कर ली। अब नाउ दैट हाई प्रेशर वेलोसिटी, जो हाई वेलोसिटी है, स्ट्राइक किया रनर को, अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगी, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। और ये जो प्रेशर है, इसको मेरे को कंडेंसर प्रेशर तक लेकर जाना है, इतना प्रेशर मैं ड्रॉप कर देता हूँ और उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी इंक्रीज कर देता हूँ। तो हाई वेलोसिटी स्टीम जब स्ट्राइक करेगी तो रोटर बहुत तेजी से रोटेट करने लगेगा, एंड देन स्टीम लीव्स द टरबाइन।
नाउ इन रिएक्शन टरबाइन में मैं क्या कर रहा हूँ कि रिएक्शन टरबाइन में इस टाइप का अरेंजमेंट मैंने किया है। ये रोटेटिंग नोजल्स हैं। इसमें क्या किया गया है कि जो ब्लेड्स हैं मैंने उसको भी नोजल का शेप दे दिया। तो क्या किया, जब नोजल में मैंने हाई प्रेशर स्टीम और हाई टेम्परेचर स्टीम को पास करवाया तो उसने अपनी एनर्जी दी, कन्वर्ट हो गई हाई वेलोसिटी। अब हाई वेलोसिटी के बाद जैसे ही मैंने टरबाइन को स्ट्राइक किया, स्टीम बाहर चली गई। स्टिल उस स्टीम के पास बहुत ह्यूज अमाउंट की एनर्जी होती है। अब उस एनर्जी को यूज़ करने के लिए मैंने क्या किया, रिएक्शन टरबाइन की ब्लेड्स को ऐसा शेप दिया है कि वो जैसे ही ब्लेड में पास हो और वर्क एक्स्ट्रा इनपुट दे दे। ठीक है, तो रिएक्शन टरबाइन में मैं ये करता हूँ। अब इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन में मैंने क्या किया, ये देखिए, दिस इज द फिक्स्ड ब्लेड, मूविंग ब्लेड, फिक्स्ड ब्लेड, मूविंग ब्लेड। तो नोजल के बाद ब्लेड्स, तो फिक्स्ड मूविंग की कॉम्बिनेशन की। ये फिक्स्ड सिर्फ गाइड करती है स्ट्रीम को स्ट्राइक करने के लिए अगली स्टेज के लिए। तो सबसे पहले मैंने प्रेशर ड्रॉप किया, वेलोसिटी इंक्रीज की, अगेन मूविंग में वेलोसिटी डिक्रीज की। पूरा नहीं, जो पूरी प्रेशर एनर्जी है उसको पूरे को यूज़ नहीं किया, थोड़ी प्रेशर एनर्जी को यूज़ करके वेलोसिटी में कन्वर्ट किया, देन मूविंग ब्लेड में स्ट्राइक कर दिया। फिर अगेन ये जो मूविंग ब्लेड में फिर मैंने उसको प्रेशर एनर्जी डिक्रीज किया। नेक्स्ट स्टेज में फिर वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, अगेन डिक्रीज हुआ। तो ये साइमल्टेनियसली आपकी प्रोसेस चलती रहती है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जब अब बॉयलर की कंडीशन क्या हो गई है कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर स्टीम उसके पास है, उसके पास बहुत एनर्जी है। और जब ऐसी हाई टेम्परेचर स्टीम जब आपके टरबाइन से स्ट्राइक करती है तो टरबाइन रोटेट करता है 30,000 RPM। अब इतना ह्यूज जो रोटेशन है, इससे जनरेटर का क्लब करना बहुत टिपिकल होता है और उसके बाद आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल। 30,000 RPM के साथ अगर शाफ्ट रोटेट कर रही है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कंपाउंडिंग यूज़ करता हूँ। क्योंकि कंपाउंडिंग का मतलब क्या हो गया कि मैं ये जो हाई रोटेशंस है उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ छोटे छोटे रोटेशंस में, ताकि जनरेटर का क्लब करना आसान हो जाए। तो वेलोसिटी, प्रेशर और प्रेशर एंड वेलोसिटी कंपाउंडिंग होती है। नाउ वेलोसिटी कंपाउंडिंग में मैंने क्या किया, ये देखिए, सेट ऑफ मूविंग एंड फिक्स्ड ब्लेड किया। कैसे किया, ये नोजल हो गया सबसे शुरू में, फिर मूविंग ब्लेड्स, फिक्स्ड, मूविंग, फिक्स्ड। जैसे ही नोजल से पास हुआ पूरी प्रेशर एनर्जी डिक्रीज हो गई, क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। अब प्रेशर से मुझे कुछ नहीं करना, मैंने कंडेंसर प्रेशर तक यूज कर लिया। बट क्या किया बीच में कि जो हाई वेलोसिटी है, अब अगर इसको मैं सीधा टरबाइन पे स्ट्राइक करवा दूंगा एक स्टेज में तो 30,000 RPM में हो जाता। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेज में ले गया, थोड़ी सी वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी दी, रोटेशन किया, फिर फिक्स्ड ब्लेड। इन फिक्स्ड ब्लेड का काम है सिर्फ जो वेलोसिटी बची हुई है स्टीम के पास जो, उसको गाइड करना अगले सेट ऑफ मूविंग ब्लेड्स पे। फिर इस मूविंग ब्लेड पे आया, अगेन स्ट्राइक किया, उसने वेलोसिटी डिक्रीज की, देन एग्जिट हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट कि मैंने कंपाउंडिंग कर दिया। एक ही बार में पूरा 30,000 RPM तक नहीं लेके गया, मैंने बीच बीच में 2 सेट ऑफ मूविंग ब्लेड और 3 सेट ऑफ मूविंग ब्लेड रख दिया, जिसके कारण वेलोसिटी का पूरा यूटिलाइजेशन हो गया और किसी भी मोमेंट पे वेलोसिटी RPM 30,000 RPM तक नहीं पहुंचा। नाउ प्रेशर कंपाउंडिंग, इन प्रेशर कंपाउंडिंग इट इज नोजल। अब मैं प्रेशर कंपाउंडिंग में क्या कर रहा हूं कि बॉयलर प्रेशर, यहाँ से मैंने इसको नोजल में कुछ अमाउंट यूज़ किया, वेलोसिटी इंक्रीज की। जो मूविंग ब्लेड्स हैं उसमें भी अब मैं प्रेशर ड्रॉप कर रहा हूँ। ये मूविंग में हल्का सा प्रेशर ड्रॉप होता है, या आप कह सकते हो कि सिर्फ पास किया। मूविंग ब्लेड में प्रेशर डिक्रीज नहीं हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज हुई। और जो अगली फिक्स्ड ब्लेड है मैंने उसको अगेन नोजल की तरह बिहेव करवा दिया। तो क्या किया इसमें मैंने, सबसे पहले जो इनिशियल प्रेशर है उसे डिक्रीज किया। जैसे इनिशियल प्रेशर डिक्रीज किया, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। अब नाउ अगेन मूविंग ब्लेड में मैंने क्या किया, मूविंग ब्लेड में वेलोसिटी डिक्रीज हुआ, प्रेशर एज इट इज। जो अगेन फिक्स्ड ब्लेड आएगी, उस फिक्स्ड ब्लेड में मैंने क्या किया, फिक्स्ड ब्लेड में मैंने
उसको अगेन प्रेशर एनर्जी को डिक्रीज करके काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर दिया। फिर मूविंग ब्लेड में मेरी काइनेटिक एनर्जी यानी वेलोसिटी डिक्रीज हुई, अगेन अ फिक्स सेट, उसको भी मैंने नोजल की तरह बिहेव किया, प्रेशर एनर्जी डिक्रीज हुई और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई एंड सो। तो एक तरीके से प्रेशर कंपाउंडिंग में मैंने स्टेज में प्रेशर को डिक्रीज करके वेलोसिटी इंक्रीज किया, वेलोसिटी कंप्रेशन में एक बार प्रेशर को डिक्रीज करके स्टेजेस में वेलोसिटी की कंपाउंडिंग की, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। अब देखिए यहाँ समझने की बात क्या है कि मैंने रखा नोजल पे मैंने प्रेशर एनर्जी डिक्रीज करवाई, अगेन वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, मूविंग ब्लेड में गए वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, फिक्स ब्लेड में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ गाइड कर दिया स्टीम को एंड अगेन अ सेट ऑफ मूविंग ब्लेड डिक्रीज हो गई। क्या हुआ, फर्स्ट में मैंने नोजल में मैंने क्या किया, एनर्जी ड्रॉप किया, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया, मूविंग में काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गया, देन फिक्स्ड में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ गाइड कर दिया, मूविंग में अगेन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई, ठीक है। नाउ जब ये खत्म हो गया नोजल मूविंग फिक्स्ड मूविंग, फिर एक फिक्स्ड ब्लेड रखी, उस फिक्स्ड ब्लेड को मैंने नोजल की तरह बिहेव करवाया, तो बची हुई प्रेशर एनर्जी को डिक्रीज करके काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया एंड सो फर्स्ट स्टेज, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट वेलोसिटी ट्रायंगल। कभी कभार पूछ लेता है, हमें पता है कि v1 वेलोसिटीज के साथ ये इधर से हुआ है, तो दैट इज v1 वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक किया एट एन एंगल अल्फा, दैट इज नोजल एंगल, v1 इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी एंगल, जो कि हमें मैक्सिमम वेलोसिटी मिलती है किसी भी स्टीम टरबाइन में। उसको जैसे ही ब्लेड से स्ट्राइक किया, ब्लेड के इनलेट पे Vr1 दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट ऑफ द ब्लेड एंड β1 इज ब्लेड एंगल, β1 से β2 तक गए दैट इज Vr2 β2 और जो एग्जिट वेलोसिटी दैट इज v2, वेलोसिटी ऑफ वन दैट इज Vw1 एंड Vw2, दीज आर द टू रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर वर्क आउटपुट। कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम है। अब परफॉर्मेंस पैरामीटर में मैं देखूं तो पावर डेवलप दैट इज ms मास इनटू कौन से कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, Vw1 प्लस Vw2 इनटू u, दैट इज पावर डेवलप डायग्राम, ब्लेड इफिशियंसी, नोजल इफिशियंसी, ग्रॉस एक्सियल थ्रस्ट। तो दीज आर दी पैरामीटर्स जो कि हमें यूज करना होता है। नोजल इफिशियंसी यानी एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप इन नोजल अपॉन में आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप इन नोजल, एक्चुअल और आइसेंट्रोपिक में, ठीक है। उसके बाद हम आगे मूव कर रहे हैं, छोटा सा पोर्शन हाइड्रोलिक टरबाइन का भी यहाँ पर देख लेते हैं। इसके बाद फ्लूइड मशीनरी में ये पूरा कवर हो जाएगा आपका। यहाँ बस एक बेसिक दे दूँ टरबाइन के फॉर्म में, क्योंकि सेकेंड पावर जनरेटिंग सोर्स आपका हाइड्रोलिक पावर प्लांट होता है जिसमें हाइड्रोलिक टरबाइन यूज होता है। हाइड्रोलिक टरबाइन में मैं एक डैम का कंस्ट्रक्शन करता हूं, तो डैम के इनलेट पे मेरे पास क्या है, हाई हेड दैट इज Hg माइनस Hf। H मतलब H जो Hg है मेरे पास, एक मिनट इसको छोड़िए, Hg जो है मेरे पास एक्चुअल हेड है डैम के हेड रेस पे। जैसे ही डैम से पास हुआ कुछ फ्रिक्शनल लॉसेस हैं Hf, जो कि मैं डार्ची-विस्बैक इक्वेशन से निकाल सकता हूँ या 4FLV स्क्वायर अपॉन में 2GD से निकालता हूँ। तो जो बचा हुआ नेट हेड, क्योंकि हाइड्रोलिक टरबाइन में पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हेड उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं टरबाइन की रोटेशनल एनर्जी में या शाफ्ट की रोटेशनल एनर्जी में, ठीक है। तो ये हेड के टर्म में था, तो मेरे पास ग्रॉस हेड होता है Hg, फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं और एट द एंड मेरे पास नेट हेड बचता है H। ये नेट हेड जब नोजल से पास होता है, यहाँ पर टरबाइन रखा होता है, टरबाइन की बकेट को स्ट्राइक करता है, टरबाइन रोटेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये जो नोजल में मेरे पास वाटर आ रहा है तो इसको मैं बोलता हूँ वाटर पावर। अब ना वाटर पावर इज रो जी क्यू एच, ना वाटर पावर इज रो जी क्यू एच इन दिस इन पेनस्टॉक, जो पाइप को भी बोलते हैं पेनस्टॉक बोलते हैं, ठीक है। नाउ एट द एग्जिट इट इज नोजल के बाहर जो जा रही है, तो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम बात कर लेते हैं 12mv² के टर्म, ठीक है। जैसे ही इस बकेट को टर्न किया तो रनर पावर मिलती है
रनर पावर से शाफ्ट पावर दोनों एक ही होती है, रनर एंड शाफ्ट पावर, एंड उससे फिर हम जनरेटर क्लब कर देते हैं। तो एक बेसिक लेआउट मैंने बनाया है। रिजर्वायर के पास मेरे पास ग्रॉस हेड है, दैट इज HG। यहां से फ्रिक्शन लॉस होता है तो मैं पहुंच गया वाटर पावर पे, तो रो GQH मिल गया मुझे वाटर पावर, क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन लॉस हो गया। तो जैसे ही वाटर पावर के बाद मैं गया तो वो वाटर पावर ने रनर पावर को स्ट्राइक किया, बीच में मेरे पास हाइड्रोलिक लॉसेज हो गए, जैसे एडी करंट, एडी फॉर्मेशन, शॉक, ब्लेड फ्रिक्शन, बाउंड्री लेयर सेपरेशन, लीकेज लॉसेज एक्सेट्रा। तो वाटर पावर से जितनी पहुंचनी चाहिए तो हाइड्रोलिक लॉसेज हुए। अब ये देखिए हाइड्रोलिक लॉसेज से रिलेटेड हाइड्रोलिक इफिशियंसी, तो हाइड्रोलिक इफिशियंसी विल बी रनर पावर अपॉन में वाटर पावर, क्योंकि बीच में यहीं पर आपके क्या हो रहा है, हाइड्रोलिक लॉसेज। अब जो रनर और शाफ्ट एक ही है, बट वहां पर हो सकता है कुछ मैकेनिकल लॉसेज हो जाए, तो रनर और शाफ्ट पावर के बीच में मैकेनिकल लॉसेज, कनेक्टिंग शाफ्ट, बियरिंग और गियर लॉसेज, यहाँ पर कुछ लॉसेज है, नहीं तो ये दोनों एक ही है। तो मैकेनिकल इफिशियंसी विल बी शाफ्ट पावर अपॉन में रनर पावर, एंड एट द एंड ये शाफ्ट कनेक्टेड है जनरेटर, अगर कुछ जनरेटर लॉसेज हैं तो यहाँ पर भी एक इफिशियंसी मिल जाती है, उसको यहाँ डील नहीं करना। तो वाटर से रनर से शाफ्ट, ये तीन हो गई, रनर से वाटर हाइड्रोलिक इफिशियंसी, शाफ्ट से रनर मैकेनिकल इफिशियंसी, और शाफ्ट से वाटर दैट इज ओवरऑल इफिशियंसी। ठीक है, बहुत आसान। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, जितना डिस्चार्ज मेरे पास अवेलेबल था, जितना डिस्चार्ज स्ट्राइक किया, इन दोनों का रेशो होता है हाइड्रोलिक इफिशियंसी। सो इट इज ऑल अबाउट योर कंप्रेसर्स। बेसिक्स ऑफ कंप्रेसर बहुत बेसिक है, एंड